हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आई नो आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है। एंड उसके बाद जो है आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे अभी तक पता है नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए तो आपको रिसोर्सेज अरेंज करने होंगे, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए तो आपको सेंटर में जाना होगा। तो आप इसी वजह से परेशान हो। मैं समझती हूँ कि नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक ये टेंशन रहता है, बट गाइस नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। आपको उसके वजह से आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका आपको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। एंड अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो अभी है ना हमारे पास 15 दिन, हम कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो ऐसे अपने आप को जो है कोसने का एंड अशेम्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास 15 दिन है। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम के टॉपिक को साइड में रख के अगर 4-5 घंटे भी पढ़ते हो ना तो भी क्लियर कर सकते हो। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि हमने टाइम गंवा दिया है, आप ये सोचो कि मेरे पास जितना टाइम पड़ा है मैं उतना टाइम कैसे यूटिलाइज़ करूँ। ठीक है, दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसमें से 4-5 घंटे भी निकाल लेते हो तो भी क्लियर हो जाओगे। तो जो पास्ट में चीज़ें हो गई है, आपने टाइम वेस्ट कर लिया या आपकी जो है कुछ कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए, आप टेंशन में थे, आप परेशानी में थे, कोविड-19 का समय चल रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं है, अभी आपके पास टाइम है ना, आप उसका सोचो। जो पास्ट में हो गया आपको उसकी सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है। डोंट थिंक टू स्किप अटेम्प्ट। बहुत से बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम देता हूँ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं है, 15 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो सोच रहे हैं कि कहीं जैन के एग्ज़ाम ऑनलाइन ना हो जाए, इसके वजह से जो है मैं मई में एग्ज़ाम दे देता हूँ। तो मैं कहूँगी गाइज़, आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन हो एग्ज़ाम ऑफलाइन हो, आपको अटेम्प्ट स्किप करने का नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये CS एग्जीक्यूटिव नहीं है जहाँ पे जो है हम 10 दिन पहले प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ये CS EET है, आप यहाँ पे 15 दिन पहले भी प्रिपरेशन करोगे तो भी क्लियर कर सकते हो। 15 डेज आर इनफ टू क्लियर CS EET। तो अटेम्प्ट स्किप करने का नहीं सोचना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम। देखो गाइज, जितना कम सोचोगे ना इस टॉपिक पे उतना ज़्यादा आप ध्यान दे पाओगे प्रिपरेशन को लेकर। मैं समझती हूँ अभी आपको जो है क्लैरिटी चाहिए कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि 15 दिन पड़े हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आपकी परेशानी वाजिब है, मैं समझती हूँ आपकी प्रॉब्लम। अब बहुत से बच्चे जो मुझसे पूछ रहे हैं मेरा एजम्पशन कि आपको क्या लगता है, कुछ भी एज्यूम करना पॉसिबल है नहीं। मैं ये कह दूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, बाद में वो चीज़ हो ही नहीं, तो इसके लिए बेटर है मैं कुछ एज्यूम ना ही करूँ। बट मेरे हिसाब से मुझे जैसे लग रहा है कि CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हुए, वो तो कंटिन्यूस 7 डेज थे ना, 8 डेज। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका CS EET तो सिर्फ एक दिन होने वाला है, तो ऑफलाइन होने की चांसेस भी है एंड ऑनलाइन होने के भी चांसेस हैं। तो 50% चांसेस ऑफलाइन होने के, तो 50% चांसेस ऑनलाइन होने के भी है। तो इसलिए मैं कुछ एज्यूम नहीं कर रही हूँ, आप भी नहीं करो। नोटिफिकेशन जो भी होगा उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। बट मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट स्किप करने का नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है तो भी आपको अटेम्प्ट स्किप करने का नहीं सोचना है। बट हाँ, अगर आपको कुछ हेल्थ के कंसर्न्स है जिसके वजह से आप आगे चल के डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो दैट्स ओके, कि हेल्थ का कंसर्न है इसके वजह से आप डिसीजन ले रहे हो। अदरवाइज अटेम्प्ट स्किप करने का मत सोचो। उसके बाद नेक्स्ट है टेक आउट 3 आवर्स फ्रॉम योर बिजी डे एंड प्लान फॉर 12 डेज। अब देखो गाइज, हमारे पास 15 दिन है, बट हम 15 दिन काउंट नहीं करेंगे। हम ये पकड़ के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन है। हमारे पास सिर्फ 5th जैन तक का ही टाइम है। ठीक है, 5th या 7th जैन तक का टाइम है। ठीक है, अब ये वीडियो आएगा 24 दिसंबर को, एंड मुझे पता है ये वीडियो आने के 2-3 दिन बाद आप जागोगे, तो 25 दिसंबर से पहले तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है नहीं। तो फिर 25 दिसंबर से अगर 7th जैन तक हम काउंट करें तो हमारे पास 13 डेज़ होते हैं। तो आपको इन 12 to 13 डेज़ के लिए प्लान करना है। अपने दिन में से 3 घंटे निकालो, बैठ के सोचो क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करोगे, कौन सा टॉपिक आप स्टार्ट करने वाले हो, कौन सा टॉपिक ख़त्म करने वाले हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन से दिन पे करना है, ये सब चीज़ें आप सोचो। वो 3 घंटे निकालो। ठीक है, सिलेबस को देखो, स्टडी मटेरियल को हाथ लगाओ, उसमें चैप्टर्स मार्क करके रखो कि कौन सा टॉपिक ईजी है मैं पहले कंप्लीट करूँगा, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है तो ये मुझसे जल्दी हो जाएगा, कौन से सब्जेक्ट में मुझे टाइम लगने वाला है। अब आप कहोगे यहाँ पे कि स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन में, अब आप यहाँ पे कहोगे हम इनिशियल स्टेज में है प्रिपरेशन के। ठीक है,
अभी तक हमने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है एंड आप हमें एज्यूम करने के लिए कह रहे हो कि आप ये डिसाइड करो कि कितने दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। गाइस पेजेस देखोगे ना, मुझे पता है आप टॉपिक्स नहीं देखते हो, आप पेजेस देखते हो। अच्छा 20 पेज है तो मतलब 3 दिन लग जाएंगे, अच्छा 40 पेज है तो मतलब 5 दिन लग जाएंगे। तो आप पेजेस देख के डिसाइड करने वाले हो ना। तो टॉपिक्स अगर आप देख के नहीं डिसाइड कर रहे हो तो पेजेस देख के तो डिसाइड कर ही सकते हो। तो ये बात तो मुझे पता है कि आप पेजेस देख के डिसाइड करते हो। कोई भी बच्चा जो है इन डेप्थ बैठ के पढ़ता नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना स्टार्टिंग में कि अच्छा ये टॉपिक क्या है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो इसलिए आप पेजेस देख के ही डिसाइड करने वाले हो। तो पेजेस देख के भी डिसाइड कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बट 3 घंटे निकालो एंड डिसाइड करो। आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप प्रिपरेशन करने बैठने ही नहीं वाले हो। तो वो 3 घंटे निकालो एंड डिसाइड करो ये 12 से 13 दिन मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेक अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस बाय 5th Jan, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टारगेट बनाना है कि आपका सिलेबस कैसे भी करके 5th Jan तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आपका एग्ज़ाम कब है? 9th Jan को है। और यहाँ पे मेरा 5th Jan कहने का रीज़न ये है कि मैं 5th Jan कहूँगी तब जाके आप जो है 7th Jan तक कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये बात मुझे पता है। तो इसके लिए आपको जो है टारगेट बना के रखना है, कैसे भी करके पोर्शन मेरा 5th Jan या नहीं तो नहीं मेरा 7th Jan तक हो जाना चाहिए, ताकि जो 8th Jan का दिन है ना उस दिन मैं पूरा रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। 8th Jan का दिन पूरा रिवीजन के लिए। एंड अगर 5th Jan तक भी आपका सिलेबस हो जाता है तो आपको 6th, 7th एंड 8th Jan जो है वो रिवीजन के लिए रखना है। 3 दिन तो आपको रिवीजन के लिए रखना ही है, चाहे आप डेली रिवीजन भी करते हो तभी भी आपको 3 दिन रिवीजन के लिए रखना है। इसके लिए ट्राई करो कि 5th Jan तक आपका सिलेबस हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्ट विद द सब्जेक्ट विच कैन बी कम्प्लीटेड ईजिली। अब आपको उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है जो बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। तो अब आप कहोगे ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं, ऐसा सब्जेक्ट है। आप बिज़नेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। बिज़नेस कम्युनिकेशन को आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अब आप कहोगे बिज़नेस कम्युनिकेशन लेंदी है। गाइस वो दिखने में लेंदी है, समझने में लेंदी नहीं है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आप एक रीडिंग करोगे आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने कहा कि 3 से 4 दिन में बिज़नेस कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आप पहले डिसाइड करो कि आप कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे। मेरे हिसाब से आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि वो स्कोरिंग भी है एंड उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन से नहीं, मैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूँगा या लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करूँगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रही हूँ बिज़नेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट करो तो आप बिज़नेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट करोगे। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, अगर आपने ये सोचा है कि नहीं पहले मैं टफ सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, ईजी सब्जेक्ट तो 2-3 दिन में मैं उड़ा सकता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करो। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राई टू कंप्लीट बिजनेस कम्युनिकेशन इन 3 days। देखो गाइस आप बिजनेस कम्युनिकेशन को पहले स्टार्ट करो या एंड में स्टार्ट करो। बिजनेस कम्युनिकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको ट्राई करना कि आप 3 दिन में कंप्लीट कर लो, ज़्यादा दिन इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राई टू कंप्लीट 1 सब्जेक्ट इन 3 to 4 days। अब देखो गाइस मैंने आपको कहा है कि आपको सिलेबस पूरा 12 से 13 दिनों में कंप्लीट करना है। 5th Jan तक कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपको एक एक सब्जेक्ट को 3 to 4 days में वाइंड अप करना ही है। एंड आप कर सकते हो। आपको कुछ दिनों के लिए अपनी कॉलेज की जो कमिटमेंट्स है उसको साइड में रख के जो है ध्यान देना होगा CSEET में, तभी आपका CSEET क्लियर हो सकता है। अब आप कहोगे मैम 24 घंटे तो CSEET नहीं पढ़ सकते। मुझे पता है 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, 24 घंटे कोई पढ़ता भी नहीं है। तो आप जो है 5 से 6 घंटे भी निकालोगे, 5 से 6 घंटे बोलूँगी तब जाके 3 से 4 घंटे आप पढ़ने वाले हो, तो भी आप क्लियर कर सकते हो एंड सब्जेक्ट को कंप्लीट भी कर सकते हो, क्योंकि CSEET का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है गाइस। अब आप कहोगे आप CS एग्जीक्यूटिव में हो ना, आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो आपको तो यही लगेगा ना वास्ट नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है हमें कितनी दिक्कत होती है एंड कितना वास्ट है सिलेबस। तो गाइस ठीक है, आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से, क्योंकि आप छोटे हो तो आपको वास्ट लगेगा, बट इतना भी वास्ट नहीं है ना कि आप एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन लगाओगे। एंड अभी उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि 3 to 4 days में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है कीप इन माइंड यू हैव टू टारगेट 2 सब्जेक्ट्स। अब देखो गाइस आपको CSEET में अगर अच्छा स्कोर लाना है एंड क्लियर भी करना है, अगर आपको 100 मार्क्स भी लानी है ना, अगर हम अच्छे स्कोर को साइड में रख दें एंड 100 मार्क्स का ही जो है टारगेट रखें, तो भी आपको किसी 2 सब्जेक्ट को टारगेट करना होगा जहाँ पे आप 30+ जाओ या 40+ जाओ, ठीक है।
क्योंकि हमारी जो है सारे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ नहीं होते, सारे सब्जेक्ट हमारी वीकनेस भी नहीं होते। कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपका दुश्मन होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको तंग कर रहा होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको, आपको लगेगा ये तो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उस पर इतना अच्छे से काम करो कि उसमें आपकी 30+ जाए या 40+ जाए, ताकि जो आपके दुश्मन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपसे दुश्मनी निभा रहे, जो आपको तंग करे, उसमें अगर आपकी 20-20 भी आती है तो आपका वो जो 50% एग्रीगेट चाहिए 100 मार्क्स, उतना तो आपका स्कोर हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए आपको जो है किसी 2 सब्जेक्ट को टारगेट करना होगा। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप उन सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको बिजनेस कम्युनिकेशन को टारगेट करना चाहिए, एंड दूसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स को टारगेट करो या लॉजिकल रीजनिंग को टारगेट करो। बट लॉजिकल रीजनिंग को कोई टारगेट करता नहीं है क्योंकि वो 25 मार्क्स का एंड वो ट्रिकी भी है। एंड लीगल एप्टीट्यूड को भी कोई टारगेट करना चाहता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन डेप्थ चाहिए, ठीक है। बट आप इन 3 सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो मेरे हिसाब से। इनमें से आपको जो सब्जेक्ट पसंद आता है आप उसको टारगेट करो, बट आपका फर्स्ट टारगेट बिजनेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके 50 मार्क्स नहीं, आपके 80 मार्क्स कवर होंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के साथ वाइवा वाला पार्ट है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट, वो भी बिजनेस कम्युनिकेशन में कवर हो जाता है चैप्टर 1, 2 एंड 3 में। तो इसीलिए आपका बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी 50 मार्क्स नहीं, आपकी 80 मार्क्स कवर करवा रहा है। तो फर्स्ट टारगेट बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड टारगेट आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है या लीगल एप्टीट्यूड करना है, ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी फॉर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए गाइस देखो, स्टडी मटेरियल से जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही कम आ रहा है, बट हम स्टडी मटेरियल को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। आपको स्टडी मटेरियल स्पेशली जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है उसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। देन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल को पूरी तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट स्टडी मटेरियल से पूरा पेपर नहीं आ रहा है। हालांकि करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास वाइवा वाला पार्ट भी है जो कि स्कोरिंग है। कोई भी आप चाहते हो कि पेपर 4 में आपकी अच्छी मार्क्स आए, तो आप ये कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए पहले तो स्टडी मटेरियल कवर करो। स्टडी मटेरियल के साथ आप जो है जून से लेकर 9 दिसंबर तक जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है इंडिया के, आप उनको कवर करो। अब हाईलाइटेड टॉपिक्स आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी वेबसाइट उठा लो एंड उनमें जो है हाईलाइटेड टॉपिक्स लिखोगे, या आप गूगल पे लिखोगे कि हाईलाइटेड टॉपिक्स ऑफ इंडिया फॉर करंट अफेयर्स, या डेली करंट अफेयर्स, या मंथली करंट अफेयर्स, तो आपको 50 to 100 MCQs ऐसे ही मिल जाएंगे। एंड चलो MCQs नहीं मिलते हैं ना, तो आपको जो है टॉपिक्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आप ऐसे करके करंट अफेयर्स कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि हर मंथ के 30 MCQs कवर कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट 30 MCQs कवर करो, या 50 MCQs कवर करो। जून से दिसंबर तक 50 MCQs करो। तो जून से दिसंबर तक अगर आप 50 MCQs भी कवर कर लेते हो हर मंथ के, तो होंगे 600 MCQs। बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। इसके लिए आप 10 to 30 MCQs हर मंथ के करो, या हर मंथ के 5 टॉपिक्स कवर करो। अगर आप MCQ वाइज नहीं जाते हो, आप टॉपिक वाइज जाते हो, तो आपको मंथ वाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि डेट वाइज का आपके पास अभी टाइम नहीं है कवर करने का। तो आप मंथ वाइज कर सकते हो। बट हाँ, स्टडी मटेरियल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4 मार्क के क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखो गाइस, बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत से बच्चों को बोरिंग लगता है। हालांकि ये बोरिंग है नहीं गाइस, डेटा की वजह से आप कह रहे हो बोरिंग है, चैप्टर 4 में डेटा बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो उसके वजह से आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोरिंग का टैग नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको जो है उसे समझना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आप CS फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स देखोगे ना, आप चक्कर खा के गिर जाओगे, इतनी इन डेप्थ में दे दी है। तो आप कि जो CSET की इकोनॉमिक्स है ना, आप अपने आप को लकी कंसीडर करो कि उतनी इन डेप्थ में दी ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपको इन चैप्टर्स में से कुछ भी स्किप नहीं करना है। रही बात चैप्टर 5 की, चैप्टर 5 में आप ये कर सकते हो कि जहाँ जहाँ आपको स्कीम्स दिखे ना, आप स्कीम्स करो, ठीक है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में डेटा का टेंशन मत लो, डेटा इतना नहीं पूछते, 2 से 3 मार्क का ही डेटा आता है, उतना नहीं आता है। बाकी पूरा पेपर कंसेप्ट्स के ऊपर होता है, आपके कंसेप्ट टेस्ट किए जाते हैं। तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में
डेटा को इग्नोर मारो एंड बाकी चैप्टर्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो डेटा के वजह से आप ये नहीं कहो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बोरिंग है, नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स बिल्कुल बोरिंग नहीं है। एंड ये जो चैप्टर्स है कहीं ना कहीं आपने 12th में किए हुए हैं या आपके ग्रेजुएशन में भी किए हुए हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ईजी एंड बहुत ही जल्दी कवर हो सकता है। इसको इन डेप्थ पढ़ो, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ो कि 12th में मैंने कर लिया है या ग्रेजुएशन में कर लिया तो ऊपर ऊपर से पढ़ता हूँ, नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको उसको इन डेप्थ में पढ़ना है एंड समझना है, तो आपको समझ में आएगी। आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कहोगे बोरिंग है, तो ऊपर ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ो एंड डेटा बिल्कुल रीड नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी फॉर लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हो, बिल्कुल स्किप नहीं करना है ऐसे मैं नहीं कहूँगी, आप कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हो। जैसे कि कोडिंग वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी है तो आप उसको कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है स्टेटमेंट एंड सीरीज़ का टॉपिक है वो भी इजी है, आप उसको भी कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद वेन डायग्राम वाला टॉपिक है, स्लोगिज्म वाला टॉपिक है, ब्लड रिलेशंस, तो आप ऐसे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। छोटे छोटे टॉपिक्स को टारगेट करो एंड उनको कंप्लीट करो। लॉजिकल रीजनिंग पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हो, ठीक है, पूरा सिलेबस आपसे नहीं हो रहा है कि आप वीक हो, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जो इजी पार्ट है उसको इग्नोर करोगे। जो इजी पार्ट है आप उसको कवर करो। बाकी अगर आपसे हो ही नहीं रहा है कि मुझसे होगा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फिर लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर काम करो, फिर लॉजिकल रीजनिंग को पूरी तरीके से स्किप करो। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं इजी टॉपिक्स तो कवर कर सकता हूँ, तो फिर इजी टॉपिक्स कवर करो, फिर पूरी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग को स्किप नहीं करो। उसके बाद नेक्स्ट है डेली रीड करंट अफेयर्स फॉर 1 आवर। देखो गाइस, आपको जो है आप करंट अफेयर्स को डेली 1 आवर रीड करो। आप कोई भी वेबसाइट रीड करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो, डेली 1 आवर करंट अफेयर्स रीड करो। ये 15 दिन हैबिट डाल दो सो दैट आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं पूरे करंट अफेयर्स कर लूँगा 6 महीने के, पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए अभी से ही जो है हैबिट डालो, डेली 1 आवर करंट अफेयर्स रीड करो। उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग विदाउट कैलकुलेटर। गाइस, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, चाहे ऑफलाइन हो या चाहे ऑनलाइन हो, तो इसके लिए कैलकुलेटर के बिना लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे पॉसिबल नहीं है कैलकुलेटर के बिना प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में आप जब सम सॉल्व करते हो उसको कैलसी के साथ करो, लेकिन जैसे ही आप उस टॉपिक में अच्छे हो जाते हो उसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो। आप ऐसे कर सकते हो, बट हैबिट डाल दो विदाउट कैलकुलेटर की। उसके बाद नेक्स्ट वॉच लेक्चर्स नाउ। अब आप अगर मैराथन देख रहे हो या लेक्चर्स देखने का प्लान कर रहे हो या मैराथन देखने का प्लान कर रहे हो, तो अभी से ही सब कंप्लीट कर लो, लेक्चर्स देखना एंड मैराथन भी देखना कंप्लीट कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैराथन देखना या 5 दिन पहले मैराथन देखना, जहाँ पे आपका सिलेबस अभी तक आपने स्टार्ट ही नहीं किया एंड मैराथन देख रहे हो, तो मैराथन उन बच्चों के लिए होता है जिनका रिविज़न स्टार्ट हो रहा होता है, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो मैराथन देख के अपना सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बट अगर आपका अभी तक सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो आप मैराथन मत देखो। बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है कि नहीं मैराथन तो मुझे देखनी है, तो पहले से ही जो है मैराथन कंप्लीट कर लो। तो आप ट्राई करो कि 30 दिसंबर से पहले मैं पूरी मैराथन वाइंड अप कर लूँ, उसके बाद जो भी टाइम होगा मैं पूरा वो स्टडी मटेरियल को ही देने वाला हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है शुड बी सॉल्व एमसीक्यूज़। अब देखो गाइस, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस ही हो रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप स्टडी मटेरियल से रीड नहीं कर रहे हो, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। तो आपको एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद आप जितने एमसीक्यूज चाहो सॉल्व करो। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।